हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स की। हाँ, तो क्लास 11 एग्रीकल्चर की इस समय चल रही है, वो आपकी चल रही है बेटा फिजिक्स। फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर लेके आए हम 8 में चैप्टर के बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 से जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, अभी बचे हुए हैं, वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पार्ट ये आपका 3rd है। तो जिन्होंने बेटा पार्ट 1 को और पार्ट 2 को नहीं देखा है, तो वो नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, जिसमें पार्ट 1 की भी लिंक होगी और पार्ट 2 की भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर आप देखें। इसके बाद आप पार्ट 3 ये देख सकते हैं, तो आपके अच्छे से चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। बेटे, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम बिना किसी देरी के अब करते हैं चैप्टर्स की शुरुआत। चलिए बेटे, देखिए पार्ट 3rd आप देख रहे हो इस समय पार्ट 3rd। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 की और पार्ट 2 की। जब आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये पार्ट 3rd देखना, फिर आपका पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, क्लास 11 एजी फिजिक्स चैप्टर 8 द्रव्यों के गुण व दाब पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। देखो, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की लहरों पर तेल डाल देते हैं क्यों? यानी जो समुद्र की जो लहरें उठती हैं उन लहरों पर तेल डाल देते हैं, क्यों डालते हैं? तो इसका आंसर सुनिए भाई। शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए समुद्रों की लहरों पर तेल डालने पर जो पृष्ठ तनाव है, जैसे हम समुद्र की लहरों पर जब तेल डालते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव है इतना कम हो जाता है कि कीट मच्छर अपने भार को, कीट मच्छर जो अपना जो भार होता है ना, उस भार को आगे लिखोगे, भार को संभाल पाने तथा जल में डूबने से मर जाते हैं। क्लियर? आपने क्या समझा? आपने समझा कि भाई ये शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा होता है, यानी सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है वो बहुत ज्यादा होता है। किसका? शुद्ध जल का। यदि समुद्र की लहरों पर यदि आप तेल डालते हो तो भाई पृष्ठ तनाव है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कीट मच्छर अपने भार को संभाल पाने तथा जल में डूबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। अपने भार को नहीं संभाल पाते हैं और ना संभाल पाने, यहां लिख लेना, ना संभाल पाने तथा जल में डूबने से क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका निपट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। चलिए समझिए। देखिए, अभी आपने क्वेश्चन समझा था कि समुद्र की लहरों पर तेल डालते हैं क्यों। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन चेंज करके भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पानी में मच्छर नहीं डूबता, परंतु पानी पर मिट्टी का तेल जब आप डालते हो तो मच्छर डूबने लगता है, क्यों? तो बेटा इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगली जो हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है बेटा आर्किमिडीज का सिद्धांत। हम यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत की ओनली परिभाषा सीखेंगे, इस नियम का सत्यापन नहीं करेंगे। तो सिर्फ आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता क्या है वो आप समझो। देखो, जब कभी किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, यानी किसी भी बर्तन में क्या है, इसमें द्रव भरा है, ठीक है, क्या भरा है? द्रव, यानी पानी भरा है, H2O जल भरा है। तो देखो वो कह रहा है जब किसी ठोस को, कोई भी आप ठोस का टुकड़ा, किसी भी ठोस का टुकड़ा इस पानी के अंदर, इसके अंदर, इस पानी के अंदर पूर्णता यानी पूर्ण रूप से इसमें डुबो दो, चाहे आप पूर्ण रूप से इसमें डुबो दो या आंशिक यानी थोड़ा बाहर और थोड़ा इसका ऊपरी सिरा, इस प्रकार से आप डुबोइए। तो देखो कह रहा है कि जब कभी किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, पूर्णतया का मतलब पूरा आप डुबो दो, ये टुकड़ा मैंने पूरा डुबो दिया पानी के अंदर, आंशिक यानी थोड़ा सा डुबोगा, तब तो उसके भार में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। किसके भार में कमी आ जाती है? जो आपने ठोस का टुकड़ा इसमें डुबोया, इसके वजन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यही कमी उस ठोस द्वारा हटाए गए
यही कमी उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यानी जो द्रव का भार द्रव के भार के बराबर होती है। तो क्वेश्चन फिर से समझिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है भाई, जब कभी किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतया यानी पूरा या आंशिक यानी थोड़ा डुबोया जाता है, तो उसके भार में किसके, जो आपने डुबोया उसके भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, वजन क्या होता है, घट जाता है। यही कमी उस ठोस द्वारा, यही कमी इस ठोस द्वारा, किसके द्वारा, इस ठोस द्वारा हटाया क्या आपने, द्रव, ये हटाए गए द्रव के यानी भार के क्या होता है, वो बराबर होता है। क्लियर, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, या हम इसका रूल का सत्यापन नहीं करेंगे। अगली हेडिंग है हमारी बायल का नियम, तो इसकी भी हम डेफिनेशन को समझेंगे। चलिए बेटे, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है बायल्स का नियम। तो बेटा बायल्स के नियम का भी हम सत्यापन नहीं करेंगे, इस नियम का सत्यापन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी परिभाषा को समझ के हम छोड़ देंगे। देखो बायल का नियम क्या कहता है भाई, इस नियम का सबसे पहले ये देखते हैं कि बायल का नियम दिया किसने प्रतिपादित किया। तो बेटा बायल का नियम, इस नियम का प्रतिपादन 1962 में, कब, 1962 में रॉबर्ट बायल, किसने, रॉबर्ट बायल ने किया, जिसके अनुसार, यानी रॉबर्ट बायल है वो वैज्ञानिक है, रॉबर्ट बायल के ही नाम पे ये नियम पड़ा है, क्या, बायल का नियम। तो इस नियम के का प्रतिपादन जो है वो 1962 में रॉबर्ट बायल ने किया, जिसके अनुसार क्या कहते हैं रॉबर्ट बायल, तो समझिए इसे भाई, स्थिर ताप पर, ताप कैसा हो, स्थिर हो, स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर कैसा हो, स्थिर हो, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बेटा बायल्स का नियम है, ये परिभाषा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सबसे पहले आप दाब समझो भाई, दाब किसे कहते हैं, क्लियर। तो दाब के बारे में आप समझो, देखो किसी सतह के दाब की परिभाषा आ जाए तो क्या लिखोगे, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत पड़ने वाले बल, अभिलंबवत पड़ने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब के बारे में आपने समझा कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल अभिलंबवत पड़ने वाले बल को हम क्या कहते हैं बेटा, दाब कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दाब एक कैसी राशि है, अगर मैं आपसे पूछूं दाब एक कैसी राशि है, तो आप क्या बताओगे, दाब बेटा क्या है, एक अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अब कुछ सूत्र भी समझ लीजिए, देखो दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो दाब P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का को क्या कहते हैं, फोर्स यानी F, और क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट हम करते हैं A से, क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं A से, और एरिया होता है ना A से, बल को हम F से, दाब को हम P से। तो P बराबर बल बटे क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसके बाद आपको घनत्व ध्यान रखना है, किसका, घनत्व का, यानी D। घनत्व का मतलब डेंसिटी, D का मतलब डेंसिटी, ठीक। क्या होता है भाई, ये होता है द्रव्यमान बटे होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है बेटा, आयतन। द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, M से, और आयतन को हम करते हैं B से। क्लियर। तो आपको दो सूत्र ये भी ध्यान रखना है कि भाई दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान आपको M से प्रेजेंट करोगे, आप प्रदर्शित करोगे, और क्षेत्रफल को, वो आयतन को B से। क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपके बचे हैं, जो भी आंकिक क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा चलते हैं अब आगे की ओर। वीडियो के लास्ट में मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और अगर आप चाहते हो मेरे चैनल से ज्वाइन होना, मेरे चैनल पे आप पढ़ना चाहते हो फिजिक्स, मैथ और बॉटनी, चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो आपको मिलेंगी, चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहोगे कि नोट्स को प्राप्त करना, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दे रखा है 8650415957।
आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आराम से आप बात भी कर सकते हैं। तो बेटा इसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाएगी। अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए बेटा, अगला जो आंक की क्वेश्चन है ये आपका छूट गया था। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखो समझो क्या है। एक बर्तन में 40 सेंटीमीटर गहराई तक, एक बर्तन में 40 सेंटीमीटर गहराई तक क्या भरा है, द्रव भरा है, जिसका घनत्व 1.2 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। बर्तन की पेंदी पर द्रव का दाब ज्ञात कीजिए, जबकि जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप समझिए बेटे, देखो इसको बेटा सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं, समझिए। सबसे पहले देखो सूत्र क्या लग सकता है भाई, सूत्र लग सकता है बर्तन की पेंदी पर दाब, दाब यानी P बराबर भाई एच डी इंटू जी। क्लियर। चलिए आगे समझिए भाई, द्रव स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर देखो इन्होंने कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। ये दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। अगर बेटा हम इस 40 सेंटीमीटर को हम कहें आपको कि मीटर में चेंज करिए, तो मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे भाई, 100 से क्या कर दोगे, आप इसे भाग कर दोगे। जब आप इसे 100 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक जीरो से आप एक जीरो काटोगे, 4 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 0 पॉइंट आपका 40 मीटर हो जाएगा। क्लियर। ये हमने क्या में चेंज कर लिया, मीटर में। अब आप समझो आगे, देखो द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व यानी D बराबर, तो देखो D बराबर कितना दिया है इसने, 1.2 ग्राम। तो हम 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बात करें, आपसे कहें भाई किलोग्राम में इसे चेंज कर लो, काय में, किलोग्राम में, तो 1 गुणे 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा ये, अपॉन ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। क्लियर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये 10 की पावर 6 क्या है, ऊपर जाके काय की हो जाएंगी ये प्लस की, ऊपर जाके काय की हो जाएंगी ये प्लस की 6। अब भाई ऊपर जाके जब ये प्लस की 6 हो जाएंगी और ये माइनस की 3 है, तो प्लस की 6 में से माइनस की 3 जाएंगी तो काय की बचेंगे, माइनस की 3, यानी 1.2 गुणे 10 की पावर -3। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो भाई 1.2 गुणे 10 की पावर -3। अब यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे कितना है, मीटर क्यूब। तो आराम से आप लिख सकते हो, नहीं माइनस की नहीं प्लस की, माइनस की तो है ही, ऊपर जाके प्लस की, तो ऊपर रखा है किलोग्राम, नीचे लिखा है मीटर क्यूब। तो आपसे आराम से लिख सकते हो यहाँ पे किलोग्राम मीटर का क्यूब। ये 10 की पावर कितनी है, 3। 10 की पावर 3 कैसे रहेगी, 10 की पावर 6 और ऊपर जाके क्या की हो जाएंगी, ये प्लस की हो जाएंगी, तो प्लस की 6 में से माइनस की 3 जाएंगी तो प्लस की तो 3 बचेंगी। आगे समझिए, गुरुत्वीय त्वरण जी, तो गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको सूत्र लगाना है, सूत्र आपका क्या है, P बराबर एच डी जी। ठीक है। अब H की वैल्यू देखो कितनी आई है भाई, H की वैल्यू आपको देखो कितनी आई है, H की वैल्यू है 0.40, 0.40 लिख लो। D है तो D कितना आया है भाई, 1.2 गुणे 10 की पावर आप 3 लिख लो, इनटू, तो G की कितनी है, G देखो कितना है 10 मीटर, क्या में दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप लिख लो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही तो दिया है। कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व क्या करना है आपको, ये तो 10 है ही, इसे अभी ऐसे ही रहने दो। देखो ये अगर मैं पॉइंट तो बाद में भी सेट कर लेंगे, 12 चौक, ये 12 है, पूरी डिजिट आप 12 पढ़ो, 12 चौक कितना हुआ 48, कितना हुआ 48, हम 48 लिख दे रहे हैं।
12 चौक 48। अब यहाँ देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, तो अब आप 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देना, 0.48 हो जाएगा। अब समझो भाई 10 की पावर 3 है, ये है 10 की पावर 3, और मैं ये 10 की पावर 1 है, ये 10 है ना, ये 0 है ना, तो अगर मैं इसे कम करूं, इसे हटा दूं, तो ये इसमें 1 अंक की बढ़ोतरी कर सकता हूं। मैं 10 की पावर 4 इसे कर सकता हूं, तो मैं 10 नहीं लिखूंगा, तो सीधे सीधे कितना लिख लूंगा मैं, 0.48 इंटू 10 की पावर कितना लिख लूंगा, 4 लिख लूंगा। एक पावर ये वाली है, इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, ये 0 हट जाएगा, तो 10 की पावर 4 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं, अब कहूं कि मैं अब करूंगा आगे 10 की पावर 3, जब आगे 10 की पावर करूंगा तो ये पॉइंट, ये जो यहाँ पे है, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये आगे पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो, 4.8 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, ठीक है, यही आपका आंसर है। आंसर चेक करो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा या न्यूटन प्रति मीटर में होगा। नहीं, गुरुत्वीय त्वरण क्या निकाला है, पी निकाला है ना, दाब। चेक करते हैं एक सेकेंड। चलिए बेटे, आंसर आ रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन तो आपका ये सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे कितने क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम इसी वीडियो में बेटा सॉल्व कर लेंगे। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है देखो, एक साधारण वायु दाबमापी में पारी के स्तंभ से ऊंचाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर है, वहां वायुमंडलीय दाब की गणना कीजिए। इसमें देखो डी दे रखा है 13.6 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम पर घन मीटर। इसके बाद जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो आप समझो इसमें गिवन वैल्यू क्या है। इसमें देखो गिवन वैल्यू क्या दे रखा है भाई, इसने एच दे रखा है, यानी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 75 सेंटीमीटर। क्लियर। ऊंचाई के साथ साथ में देखो और क्या दे रखा है भाई, इसने डी भी हमें दे दिया है, डी दे दिया इसने 13.6 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है जी, तो जी की वैल्यू भी इसने दे दी है भाई, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। तो हमारा वायुमंडलीय दाब की गणना करवा रहा है, तो वायुमंडलीय दाब यानी पी, पी बराबर हमें सूत्र याद है एच डी इंटू जी। ये हमने सिर्फ सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगाने के बाद आपस में क्या करनी है, तीनों वैल्यू को रख के और हमें मल्टीप्लाई ही करनी है। तो देखो ये दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक, कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। अगर मैं 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूं, तो मीटर में चेंज करने के लिए भाग दूंगा 100 से, तो कितना हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा मीटर। कितना हो जाएगा, 0.75 मीटर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो 0.75 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, तो यहाँ रखो 13.6 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो इंटू कितना है, 10 है, इंटू कितना है, 10 है। अब आप करोगे क्या, आपको करना क्या है, आपको करना ये है बेटा, इन तीनों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। किसकी, 0.75 की, 13.6 की और 10 की। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग आपका कितना आ जाएगा, 1.02 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देख लेना कि पावर भाई 3 है, तो यहाँ 5 को आई, ठीक है, तो भाई दशमलव जो स्थान है, दशमलव हमने घिसका लिया है, तो पावर कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 10 की पावर 5। आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन जब करोगे तो आपको आराम से क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। क्लियर। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने सबसे पहले इसमें देखो पहला वाला अंक बताया था, पहला वाला अंक बताया था, जिसका जो आंसर आया था वो आया था 4.8 गुणे 10 की पावर 3, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दाब P बराबर यही आएगा लास्ट में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन देखो जहां G की वैल्यू दे रखी होगी, G की वैल्यू उसमें दे रखी थी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ शायद मैंने क्या कर दिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर दिया, तो वो गलत हो गया, ठीक। ये वैल्यू जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। और जो आपका दाब यानी P बराबर बाद में जो आएगा वो मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन,
तो देखो दाब यानी P बराबर क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये लास्ट में आएगा। यहाँ पे से ठीक कर लेना आप, G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही वैल्यू दी हुई है। चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो 5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली किसी सतह पर 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब पड़ रहा है, तो सतह पर आरोपित बल की गणना कीजिए। इसमें क्या निकलवा रहा है, वो F, यानी 5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। इसका मतलब इसने A दिया है, गिवन वैल्यू क्या है देखो, A बराबर कितना दिया है, 5 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर में है, अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूं तो बेटा मीटर में ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा 5 × 10 की पावर कितना, ये वर्ग में है ना कि सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में होता तो ये हो जाता 0.05 मीटर। अब ये वर्ग सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद अब देखो और क्या दिया है कि सतह पर 40 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब पड़ रहा है। इसका मतलब इसने क्या दे दिया, इसने P भी दे दिया है आपको। P बराबर कितना दिया है, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन में, हाँ 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है ना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा F, यानी सतह पर आरोपित बल। F बराबर हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन मार्क, F बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको सूत्र पता है, ठीक, सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र होता है P बराबर F/A, यही सूत्र होता है ना। अब हमें निकालना है F, जब F निकालोगे तो इसमें तिरछी मल्टीप्लाई कर लेना। जब आप तिरछी मल्टीप्लाई कर लोगे तो F बराबर कितना हो जाएगा देखो, P × A। F देखो ये तो आया, तो F बाहर कर लो, और तो ये क्या हो जाएगा, F × A, F × A, यानी F नहीं सॉरी F क्यों आएगा, F तो बाहर है ही, P × A, P × A, P यानी दाब, A क्या है क्षेत्रफल। तो देखो अब आप वैल्यू रख लेना, P यानी दाब, दाब की वैल्यू कितनी है 40, क्षेत्रफल A कितना है 5 × 10 की पावर कितना है -4। क्लियर। अब देखो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे चेक करो, 1 0 तो देखो आना ही आना है, 1 0 इसमें है तो 1 0 तो आएगा ही आएगा। और देखो 5 चौक कितना हुआ 20, ये कितना आया 200। क्लियर, 200 × 10 की पावर कितना आया 4। F है तो अब का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो आंसर तो यूनिट तो इसकी जो है वो क्या है, न्यूटन है, तो आंसर तो आएगा न्यूटन में। अब देखो यहाँ पे पावर का फंडा, अगर मैं यहाँ पे पावर कर दूं 2, कितनी पावर कर दूं, पावर कर दूं 2, तो मैं इसका जो पॉइंट है, पॉइंट 2 स्थान पीछे की तरफ खिसका सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा सकता हूँ। तो मैं आराम से यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद कितना बन जाएगा, ये पूरा पूरा 2 बन जाएगा। पूरा पूरा कितना बन गया, 2 बन गया, क्योंकि पॉइंट में यहाँ लगाऊंगा तो 10 की पावर कितनी रह जाएंगी, 10 की पावर बेटा रह जाएंगी -2, क्योंकि 2 पावर मैंने कम करी तो दशमलव कहाँ लगा दिया, यहाँ पे। जब यहाँ पे लगाया दशमलव तो कितने रहेगा 2, यानी 2 × 10 की पावर -2 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन इसलिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्लियर, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है देखो आपका, वो है किसी सरल बोरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। पारे के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग करने पर बोरोमीटर में द्रव स्तंभ की ऊंचाई क्या है। द्रव स्तंभ की वो ऊंचाई पूछ रहा है, यानी H आपसे निकलवा रहा है। पारे का घनत्व यानी D दे रखी है कितनी, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एवं अल्कोहल का घनत्व दे रखा है इसने 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो हम आराम से क्वेश्चन को निकाल लेंगे। जैसा कि वायुमंडलीय, अगर हम दाब की बात करें तो बेटा वायुमंडलीय दाब का सूत्र आपको पता होगा। वायुमंडलीय दाब यानी P बराबर क्या होता है, P बराबर HdG, यही तो आपने पढ़ा है, P बराबर HdG, एट H × D × G। क्लियर। अगर मैं देखिए अब यहाँ पे इसमें से H बाहर ले लूँ, क्या इसमें से H बाहर ले लूँ, जब इसमें से मैं H बाहर ले लूंगा तो जिसके साथ का देखिए H किसके साथ का है, H DG के साथ का है ना, D और G के साथ का H है, तो इसके साथ का मैंने H बाहर ले लिया, तो इसके साथ की जो भी वैल्यू बचती है वो बचती है कहाँ चली जाती है, नीचे अपाउन में। तो अपाउन में क्या हो गया भाई, D × G हो जाएगा। और देखो यहाँ पे दाब क्या है P, तो P कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब समझो यहाँ पे
अब देखिए बिल्कुल सही है ना। अब समझो इसमें वैल्यू क्या है। देखो P बराबर कितना दे रखा है, P बराबर एक सरल बोरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई है ना, एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। देखो क्वेश्चन आपका ये है भाई, किसी सरल बोरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है 80 सेंटीमीटर और पारे के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग करने पर बोरोमीटर में दाब स्तंभ की ऊंचाई क्या है, पारे का घनत्व इतना है, अल्कोहल का घनत्व इतना है। तो इसका सॉल्व इसे करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। देखो 80 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का अगर मैं दाब की बात करूंगा तो आप लिखोगे 80 सेंटीमीटर पारे के दाब का, 80 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब, पारे के स्तंभ का दाब, स्तंभ का दाब। क्लियर? ये आपका बेटा हो जाएगा, देखो दाब यानी P बराबर, ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूं P बराबर H1 इंटू D1, H1 इंटू D1 इंटू G। ठीक है, तो H1 देखो कितना दिया है आपका, H1 चेक करिए, किसी सरल बोरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, पारे के स्तंभ पर अल्कोहल का प्रयोग करने पर बोरोमीटर में द्रव के स्तंभ की ऊंचाई क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझ रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। चलिए बेटे ये वाला क्वेश्चन समझो, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि यदि एक कुएं की पेंदी पर, एक कुएं की पेंदी पर, ये क्या है, दा है, पेंदी पर दाब वायुमंडलीय दाब का दुगना हो तो कुएं में जल की गहराई की गणना कीजिए। वायुमंडलीय दाब दे रखा है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। जल का घनत्व दे रखा है 1 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो बेटा इसके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो आप लिखोगे बेटा माना वायुमंडलीय दाब P है, माना वायुमंडलीय दाब P है तथा कुएं में जल की गहराई H है, तथा कुएं में जल की गहराई H है। क्लियर? कुएं में जल की गहराई क्या है, H है। तब कुएं की पेंदी पर दाब, तब कुएं की पेंदी पर दाब, तो कुएं की पेंदी पर दाब यानी P1 बराबर, हम इससे कर सकते हैं बेटा P1 बराबर कर सकते हैं वायुमंडलीय दाब, क्या, वायुमंडलीय दाब प्लस, और क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं H गहराई के जल स्तंभ का दाब, H यानी गहराई के जल स्तंभ का दाब। क्लियर? चलिए तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, हम अब लिख सकते हैं बेटा P1 बराबर P प्लस और ब्रैकेट में HDG, H इंटू D इंटू G। ठीक है, तो देखो प्रश्न अनुसार समझिए आप भाई, समझो एक बार, यदि एक कुएं की पेंदी पर दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब का कितना है, दोगुना है, कितना है, दोगुना है, तो इसका मतलब है भाई P1 बराबर क्या हो जाएगा 2P, P1 बराबर 2P, प्रश्न के अनुसार तो ये हो जाएगा, प्रश्न अनुसार P1 बराबर 2P। जब P1 बराबर 2P हो जाएगा तो 2P बराबर क्या हो जाएगा, 2P बराबर P प्लस H इंटू D इंटू G हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि P1 है वो, देखो पेंदी पर दाब जो है, वायुमंडलीय जो पेंदी पर दाब है वो वायुमंडलीय दाब का कितना है, दोगुना है, यानी P1 बराबर 2P है,
तो जब P1 2P के क्या है बराबर है, तो हम P1 ना लिख करके सीधे सीधे क्या लिख रहे हैं भाई 2P लिख रहे हैं, क्योंकि दुगना है। 2P बराबर ये वाला आ गया P प्लस H इंटू डी इंटू जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से मैं कहूँ आपसे कि भाई इसमें से H बाहर निकाल लो, इसमें से H बाहर निकाल लो। अब आप करोगे क्या है यहाँ पे आपको करना क्या है समझो। जब आप H बाहर निकाल लोगे, जब H बाहर निकालोगे तो D इंटू जी कहाँ चला जाएगा आपका नीचे, dg नीचे हो गया, हो जाएगा ना, और ऊपर क्या बच जाएगा आपका P, ऊपर क्या बच जाएगा P। अब आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू रखनी है और आप आराम से संख्या को काट देना है। तो बेटे हम वैल्यू आराम से रख सकते हैं। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2P है और ये क्या है P है। ये देखो अभी प्लस में है, जब इधर आके ये आएगी तो माइनस की हो जाएगी, 2P में से एक P घट जाएगी तो आपकी एक ही P रह जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो देखो P बराबर मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा दे रहा हूँ। P की वैल्यू कितनी दे रखी है आप चेक करिए, देखो 10 की पावर 5 दे रखी है। वायुमंडलीय दाब कितना है 10 की पावर 5 है, ठीक है। इसके बाद D, तो D के वैल्यू कितनी दी है देखो 1 गुणे 10 की पावर 3 घनत्व, 1 गुणे 10 की पावर 3, तो 1 गुणे 10 की पावर आपका 3 ये हो गया इनटू। अब देखो G है, तो G क्या है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया है 10, तो इनटू कितना दिया है 10। क्लियर। अब आप समझो, थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगाओ भाई, 10 की पावर 3 है, जब ये 10 की पावर ऊपर 3 जाएगी तो कि काय की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर 3 काय की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। समझिए 10 की पावर 5 इंटू, जब ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर काय की हो जाएगी माइनस की 3, नीचे कितना हो जाएगा 10। क्लियर। अब 10 की पावर प्लस की 5 है, यहाँ पे माइनस की 3 है, तो भाई प्लस की कितनी रह जाएगी 10 की पावर 2 रह जाएगी, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 2। अब 10 की पावर 2 का मतलब है सीधे सीधे मैं इतना क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 10 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ, 100/10, और 10 दशावन कितना हुआ 100, कितना आया आपका 10 मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब सुनिए महत्वपूर्ण सूचना। चलिए बेटा देखो सूचना आपकी ये है, सूचना समझिए आप। देखो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, किसकी फिजिक्स की, तो फिजिक्स की देखो अभी चल रही है आपकी, वो चल रही है यूनिट 2, कितनी यूनिट 2, और यूनिट 2 में मात्र कितने पार्ट रह गए, मात्र 2 चैप्टर रह गए, कितने 2 चैप्टर। इसके बाद जो यूनिट है आपकी 4, कौन सी यूनिट है बेटा 4, यूनिट 4 है यानी लाइट, कौन सी यूनिट है लाइट। लाइट में कितने हैं 6 चैप्टर, कितने 6 चैप्टर, और 6 और 2 कितने हुए 8। अगर हम टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल अभी 8 चैप्टर आपके फिजिक्स में रह गए हैं, ठीक है। कितने रह गए 8 चैप्टर। तो बेटे आपने समझा, देखिए आपकी चल रही है इस समय फिजिक्स, और फिजिक्स में यूनिट 2 में मात्र कितने 2 चैप्टर बचे हैं, 2 पार्ट आपके यूनिट 2 के बचे हैं, और यूनिट 4 की लाइट यूनिट है उसमें 6 बचे हैं, टोटल आपके 8 चैप्टर बचे हैं, कितने 8 चैप्टर। और आज 15 जनवरी है, कितनी 15 जनवरी। अब मेरी कोशिश ये होगी जो आपकी जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स ये मैं 25 जनवरी को समाप्त कर रहा हूँ, 25 जनवरी को क्या कर दूंगा आपकी समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। आपकी 25 जनवरी को जो फिजिक्स है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी आप जब 26 जनवरी बनाओ तो बेटा आराम से फ्री माइंड से मनाइए, ठीक। इसमें समझो आगे मैंने और क्या क्या आपको पढ़ा दिया। देखो बॉटनी, बॉटनी मैंने आपकी पूरी समाप्त कर दी, बॉटनी पूरी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद है मैथ, तो मैथ में बेटा क्या बचा है आपका बीजगणित, बीजगणित अभी आपका रह गया है, कितने अंक का आएगा इस बार 5 अंक का, तो सिर्फ और सिर्फ 5 अंक का मैथ बचा है। मैथ भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, बॉटनी तो पूरी समाप्त हो गई, फिजिक्स में 8 चैप्टर बचे हैं जो आपकी 15 जनवरी तक मैं आपकी ये भी करा दूंगा, ठीक है। 26 जनवरी आप मनाइए बिल्कुल फ्री माइंड से, नो टेंशन। इसके बाद न्यू बैच जो स्टार्ट होगा, न्यू बैच एक बार फिर से स्टार्ट करूंगा मैं, इसमें फिजिक्स आएगी, फिजिक्स प्लस मैथ, और इसके बाद बॉटनी,
ठीक, 26 जनवरी से ही ये इसके लिए भी ऑफर निकलेगा। अभी एक ऑफर और निकलेगा, अभी टेंशन मत लीजिए। वो ऑफर सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिजिक्स मैथ बॉटनी। बहुत जल्द फिर वो बच्चे मुझसे एग्जाम तक जुड़े रहेंगे। एग्जाम तक उन बच्चों के लिए 26 जनवरी पे ऑफर जरूर आएगा, बहुत ही कम डिस्काउंट के साथ। तो फिजिक्स मैथ बॉटनी न्यू बच्चे मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। ठीक, फिलहाल पूरा जो शेड्यूल है बॉटनी का, फिजिक्स का और मैथ का वो मैंने आपको समझा दिया। बॉटनी मेरे चैनल पे समाप्त हो चुकी है। इसके बाद है मैथ, तो मैथ में सिर्फ और सिर्फ बीजगणित रह गया। बीजगणित 5 अंक का इस बार पूछा जाएगा। इसके बाद जो फिजिक्स है, फिजिक्स में 2 चैप्टर और 2 6 चैप्टर, यानी टोटल 8 चैप्टर। टारगेट है हमारा 15 जनवरी तक फिजिक्स आपकी कंप्लीट करना। 26 जनवरी आप फ्री माइंड से अब झंडा फहराइए और मिठाई आराम से खाइए। इसके बाद न्यू बैच है वो हमारा 26 यानी 26 जनवरी को ऑफर आपको दूंगा, बहुत कम डिस्काउंट के साथ, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ होगा, बहुत नाम मात्र की फीस पे होगा। तो उसमें फिजिक्स मैथ आप बॉटनी जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।